पुलिस को कुत्ते के नाम से संबोधित करते हुए पिक्चर बढ़ाई है तो ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। सिर्फ पैसों के लिए या अपनी कहानी को चलाने के लिए ये करना बहुत गलत है। अगर पुलिस समाज में नहीं हो तो आज स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, जिसके लिए शब्दों से नहीं कहा जा सकता, भावों से कहा जा सकता है। यह पुलिस समाज की पूरी सुरक्षा करते, आंतरिक शांति कायम रखती है। जो कुत्ते फिल्म 13 जनवरी 2023 को रिलीज हो रही है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस के अधिकारियों और पुलिस के जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उनका जो राइट टू लिव विद डिग्निटी है, उसके ऊपर चोट की गई है। आज पुलिस डिपार्टमेंट भी जनता की सेवा के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहा है, पूरी अपनी मेहनत और शिद्दत से काम कर रहा है। उनके खिलाफ, उनके ऊपर ये चोट करना, जो स्पीच की एक लिमिटेशन है उसको क्रॉस करना, उस बाउंड्री को क्रॉस करना बिल्कुल गलत है। और सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। निचवा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। कोमास बस स्टैंड के पास एक कार पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सड़क पर जानवर आ जाने से यह हादसा हुआ। पूरा लोग क्योंकि एक ही परिवार के थे, तो इस वजह से पूरा जो शहर है वो शोक में है। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ये सभी एक ही परिवार के थे, शोक सभा में शामिल होने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। महाराष्ट्र के पुणे में भी भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में कुल 10 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नासिक सिनार हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ। महाराष्ट्र के पुणे से ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कितना भयंकर ये हादसा रहा होगा, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं और इस हादसे में कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं महाराष्ट्र के मावल पुणे तीर्थ में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दहशत साफ नजर आ रही है। मावल के चांदखेड़ तालुका में तीर्थ यात्रा में गुंडों ने सीधे हवा में फायरिंग की। गनीमत रही कि इस वारदात से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस दिल दहला देने वाली घटना से तीर्थ यात्री में हड़कंप मच गया। आरोपी का एक और वीडियो भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। करप्शन के किले पर सुनवाई तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। भूपेंद्र सारण को जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। अवैध मकान पर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। आज सुनवाई होने तक कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगाई है। दोपहर बाद जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। नोटिस के खिलाफ गोपाल सारण ने कोर्ट में याचिका लगाई है। जेडीए के नोटिस को जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब न्यायिक मोर्चे पर मुकाबले के लिए जेडीए की ओर से भी खासा तैयारियां की गई हैं। तो आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये वो विला है भूपेंद्र सारण का, जिसे गिराने के लिए जेडीए की ओर से कार्रवाई की गई है। कुछ हिस्सों को अवैध बताया गया है, अतिक्रमण बताते हुए नोटिस जारी किया गया है। कल शाम 5 बजे तक का आखिरी वक्त था, लेकिन इस बीच गोपाल सारण ने जवाब पेश कर दिया है और आज इसे लेकर अहम सुनवाई की जाएगी जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में। और इससे पहले जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती है, जेडीए की ओर से इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो गोपाल सारण को अंतरिम राहत दी गई है ट्रिब्यूनल कोर्ट की ओर से। हालांकि कुछ ही समय में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू की जाएगी और आज का फैसला काफी अहम होगा। अगर जेडीए इसमें जीतता है तो ये जो विला आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, करोड़ों रुपए से ये विला तैयार किया गया है। फुल ऐशो आराम की जिंदगी। यहाँ पर जो मुख्य सरगना था वो जीता था, उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा।
तो आज का फैसला काफी अहम रहने वाला है। ये देखने वाली बात होगी कि राहत किसे मिलती है, जेडीए की जीत होती है, इस विला को गिरा दिया जाता है, या फिर गोपाल सारंग जिसने जवाब पेश किया है उसकी जीत होती है और ये विला जस का तस ऐसे ही रहता है। तो पेपर लीक कांड में बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई शुरू की जाएगी। भूपेंद्र सारंग के अवैध मकान को लेकर ये सुनवाई होगी। जेडीसी की दूसरी टीम सारंग के मकान पर पहुंची हुई है। जेडीए के पक्ष में फैसला आने पर तुरंत इसे गिराने की कार्रवाई की जाएगी। आज सुनवाई होने तक कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। नोटिस के खिलाफ गोपाल सारंग ने कोर्ट में याचिका लगाई है। जेडीए के नोटिस को जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब न्यायिक मोर्चे पर मुकाबले के लिए जेडीए ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। और जयपुर से सहयोगी रोशन शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं जेडीए की ओर से और जैसे ही कोर्ट की ओर से फैसला सामने आएगा तुरंत वहां पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं और तैयारियां किस तरीके से जेडीए की ओर से? देखिए, अभी हम मौजूद हैं जयपुर विकास प्राधिकरण का ये जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है, इसके बाहर हम मौजूद हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर सुनवाई शुरू होने वाली है। जेडीए पूरी तैयारी के साथ आया है। जो जेडीए का जो पैनल लॉयर है, हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं जेडीए के जो पैनल में है, उनकी मदद ली गई है। जो अमित कुड़ी यहाँ पर आज पैरवी करेंगे। वहीं जो 2 याचिका जो लगाई गई है अलग अलग इन मामलों के अंदर, उनकी ओर से जो एडवोकेट शीशराम यादव अपना पक्ष रखेंगे। पूरे मामले के अंदर कुछ ही देर के अंदर सुनवाई होना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पर पूरी जो जेडीए की जो पूरी एनफोर्समेंट विंग है, खुद मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो भी खुद जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ी ये बात है कि जो याचिका के अंदर जो गोपाल जो सारण है, भूपेंद्र सारण है, उनकी जो पत्नी है एलची देवी और इंदुवाला की ओर से यहाँ पर जो याचिका लगाई गई है, वो उसकी भी न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके अंदर स्पष्ट यहाँ पर जो कोर्ट से जो गुजारिश की गई है कि ये पूरा जो मकान है अभी पूरी तरीके से बंद है। इसमें जो मकान में जो आवासीय जो यहाँ पर गतिविधि हो रही थी, जेडीए ने जो जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज जो धारा 32 के तहत नोटिस दिया है वो गलत है। इस मकान के अंदर हमारा सामान रखा हुआ है, हम खुद अभी जेल के अंदर बंद हैं, ऐसे में सामान को खाली नहीं किया जा सकता, कुछ समय की यहाँ पर और जरूरत है। पूरे इस कार्रवाई को लेकर इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरी कार्रवाई से जो जेडीए जो है वो वाहवाही लूटना चाहता है इस पूरे मामले के अंदर। तो अब इनकी ये जो याचिका है, इस पूरी याचिका को लेकर सुनवाई अभी जो ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर होनी है। देखना ये होगा कि ट्रिब्यूनल कोर्ट का इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ फैसला आता है। उसके बाद में अगर जेडीए के पक्ष में फैसला आता है तो जो गोपाल सारण और जो भूपेंद्र सारण का ये जो विला है, जो स्टूडेंट्स की काली कमाई से खड़ा किया गया था, जो छात्रों के भविष्य को खिलवाड़ कर इस तरीके की जो बिल्डिंग बनाई गई थी, उसे जेडीए की जो टीम है नेस्तनाबूद कर देगी, ध्वस्त कर देगी। जो जेडीए की जो दूसरी टीम है वो मौके के ऊपर मौजूद है। तमाम संसाधन, एनफोर्समेंट विंग के आला अधिकारी, जेडीए का प्रवर्तन दस्ता, जो जेसीबी मशीन है, पॉकलैंड मशीन है, तमाम वो मशीनरी, तमाम संसाधन, जो इसी के साथ साथ में जो स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उसकी मदद ली गई है। किसी भी तरीके से कोई वहां पर विरोध प्रदर्शन वो नहीं हो, किसी भी तरीके की अनहोनी नहीं हो, तमाम उन बातों को ध्यान में रखते हुए जेडीए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देगा। लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई है वो इस जो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसके ऊपर टिकी हुई है, उसके फैसले के ऊपर टिकी हुई है कि इस पूरे मामले के अंदर बिल्कुल रोशन, और यही वजह है कि जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो फैसला है वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है। हालांकि वहां पर तो जेडीए की ओर से सभी कार्रवाइयां कर ली गई हैं। आप जैसा कि बता रहे हैं कि वहां पर मशीन पहुंच गई है और जैसे ही कोर्ट की ओर से फैसला आएगा तुरंत वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रोशन, यहां पर क्या कुछ कार्रवाइयां जेडीए की ओर से कि इस पक्ष को किस तरीके से वो रख सके, किस तरीके से इसमें जीत हासिल कर सके, यहां पर भी तैयारियां की गई होंगी जेडीए की ओर से? देखिए, जेडीए को सबसे पहले तो ये उम्मीद नहीं थी कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जो प्रभावित जो पक्ष है, गोपाल सारण है, भूपेंद्र सारण है, उनकी ओर से वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएंगे, याचिका लगाएंगे। लेकिन कल एक के बाद दो, एक के बाद में एक जो 2 याचिकाएं अलग अलग लगती है। एक याचिका जो लगती है
भूपेंद्र सारण, गोपाल सारण की जो पत्नी है उनकी ओर से लगती है, और जो दूसरी याचिका लगती है इन वक्त के ऊपर वो लगती है गोपाल सारण की। ऐसे ही पूरा मामला जैसे ही जेडीए को पूरा मामला ध्यान में आता है तो जेडीए इस पूरे मामले को गंभीरता से लेता है। जो एनफोर्समेंट के जो आला अधिकारी हैं वो कल भी लगातार जो जेडीए के ट्रिब्यूनल कोर्ट में यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर जुटे हुए थे, लेकिन जो प्रभावित जो पक्ष है गोपाल सारण, भूपेंद्र सारण के जो एडवोकेट है, लंबी चौड़ी उन एडवोकेट्स की फहरिस्त है, वो कहीं ना कहीं जो जेडीए के जो पैनल लॉयर हैं उनके ऊपर भारी पड़े। इस पूरे मामले के अंदर स्टे करवाया, जब तक सुनवाई नहीं होती है, जब तक इस पूरे मामले के अंदर, ऐसे में जेडीए ने कल जो यहाँ पर सुनवाई करते हुए एक दिन का यहाँ पर जो समय दिया था, आज सुनवाई होने तक इस पूरे मामले के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए जेडीए को टाइम बाउंड किया था। आज जेडीए की जो पूरी टीम, एनफोर्समेंट के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं और इस पूरी जो कार्रवाई को लेकर ये यहाँ पर जो किया जा रहा है कि जैसे यहाँ पर जो भी यहाँ पर निर्णय आता है उस निर्णय के बाद में यहाँ पर जो कानूनन यहाँ पर जो कार्रवाई करने की बात हो, जवाब देने की बात हो, तमाम उन मोर्चों के ऊपर जेडीए के जो आला अधिकारी, जो एडवोकेट, जो पैनल लॉयर हैं वो जुटे हुए हैं। हर उस सवाल का यहाँ पर पूरी जिरह करने के लिए जुटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे यहाँ पर जो सुनवाई होती है उसमें किसके पक्ष में फैसला आता है, या आगे आने वाले देखने वाली बात में होगी। लेकिन जेडीए के पक्ष में फैसला आएगा तो कुछ ही मिनटों के अंदर जो उसका जो मकान है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा आज ही की डेट में। बिल्कुल रोशन, कुछ ही देर में सुनवाई शुरू भी की जाएगी, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन कल क्योंकि इस मामले को लेकर बहसबाजी हुई है, कल किस तरीके की तस्वीरें थी वहां पर, क्योंकि ये जिन लोगों को नोटिस दिया गया है ये आम लोग तो है नहीं, कल्प्रिट है, फरार है, तो ऐसे में किस तरीके से वहां पर सिचुएशन रहा, क्या इसे भी ध्यान में दिया जाएगा कि जो लोग हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है वो फरार हैं, इसका भी असर पड़ेगा इस पर? जी बिल्कुल, देखिए कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो लोग फरार हैं उनकी ओर से याचिका लगाई जाती है। गोपाल सारण की ओर से जो खुद फरार चल रहा है, जो पेपर लीक के साथ साथ में फर्जी डिग्री के अंदर मोस्ट वांटेड है, 3 जो जिलों की पुलिस को गोपाल सारण की तलाश है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और उसकी ओर से याचिका तक हाई कोर्ट में, जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर याचिका फाइल कर दी जाती है। पुलिस की पकड़ से दूर है, इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, तमाम उन एजेंसियों के ऊपर गोपाल सारण ने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ये जो गोपाल सारण की जो याचिका के ऊपर साइन कहां से होते हैं, ये कहां से आ जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल बड़े खड़े हुए हैं। उसके बाद में जिस तरीके से अधिगम के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी तो जेडीए के ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे कि जो किराए की जो बिल्डिंग है उसको ध्वस्त कर दिया गया बिना पक्ष सुने हुए। कोई जो पीड़ित जो पक्ष है, जो अनिल अग्रवाल की जो बिल्डिंग बताई जा रही थी, जो खुद जो पेशेंट हैं जो लखवे के, उनके बिना पक्ष सुने हुए यहाँ पर जो जेडीए की कार्रवाई को यहाँ पर लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद में जेडीए की टीम पहुंची, जो गोपाल सारण है, भूपेंद्र सारण का जो रजनी विहार कॉलोनी के अंदर जो मकान है उसको अवैध बताते हुए जेडीए धारा 32 के तहत नोटिस दिया गया और 3 दिन का समय दिया गया, जिसकी मियाद कल ही 5 बजे तक पूरी हो गई है। और लेकिन उससे पहले जिस तरीके का जो कोर्ट के अंदर घटनाक्रम देखने को मिला हाई कोर्ट के अंदर और जो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर 2 अलग अलग याचिकाएं गोपाल सारण की ओर से लगाई गई और जो अवैध निर्माण को लेकर यहाँ पर अपना पक्ष रखा गया कि उसके अंदर सामान मौजूद है, जेडीए वाहवाही लूटने के लिए कार्रवाई कर रहा है। तो इस तरीके के अपनी याचिका के अंदर बिल्कुल रोशन, याचिकाएं तो लगाई गई हैं गोपाल सारण की ओर से भी, भूपेंद्र सारण की जो पत्नी है उन्होंने भी याचिका लगाई है, लेकिन सवाल तो ये है कि ये सभी, कुछ लोग तो जेल में बंद है और कुछ लोग फरार हैं। ऐसे में क्या इनका केस वीक होता है? ऐसे अगर सिचुएशंस होते हैं तो कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है? देखिए, जो सबसे बड़ी ये बात है, जो जेडीए ने नोटिस दिया है वो पेपर लीक नहीं मानते हुए जो जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज हैं, इसकी धारा 32 है, यानी जो सेटबैक जो एरिया है, बिल्डिंग वायलेशन का उल्लंघन करने के ऊपर नोटिस दिया है और उस निर्माण को हटाने की बात चल रही है। ऐसे में जो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में इसी आधार के ऊपर सुनवाई हो रही है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर पेपर लीक से संबंधित ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं है, उस पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो सुनवाई हो रही है वो भूपेंद्र सारण और जो उनका भाई गोपाल सारण है उसके अवैध मकान को लेकर सुनवाई हो रही है। जेडीए उसके अवैध मकान को तोड़ना चाहता है। ठीक है रोशन, लेकिन याचिकाकर्ता उस दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं रहेंगी, ये बात भी सही है। क्या ऐसे में असर पड़ता है केस पर? क्या कोई प्रावधान है कि याचिकाकर्ता कोर्ट में मौजूद ना भी रहे तो सिर्फ वकील अकेले इस केस को लड़े?
जी देखिए, बिल्कुल ऐसा होता है कि जो उनका जो लॉयर है वो केस लड़ सकता है, जो वकालतनामा के साइन के ऊपर ये बताया जा रहा था। ये सवाल हाई कोर्ट ने भी किया था और जेडी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भी ये सवाल किया था कि जो याचिका करता है वो कहां पर है, उसे प्रस्तुत किया जाए। लेकिन जो गोपाल जो सारण के जो एडवोकेट है, उन्होंने कहा है कि जो अभी याचिका जो करता है वो पुलिस की जो गिरफ्त से दूर है, ऐसे में वो अभी नहीं आ सकते। उन्हीं की ओर से जो डॉक्यूमेंट साइन किए हुए हैं, मैं उनका जो तमाम जो केस हैं वो कंटिन्यू लड़ता हूं। उनको डॉक्यूमेंट जो पहले से मेरे पास साइन मौजूद थे, ऐसे में उन्हीं की ओर से लगाए गए हैं। ये बताना मेरा काम नहीं है कि गोपाल सारण कहाँ है, ये पुलिस का काम है, इंटेलिजेंस का काम है, तमाम वो एजेंसियां ढूंढे, ये मेरा काम नहीं है। और ऐसे में मेरी ओर से ये लगाया गया है। मेरी ओर से इस पूरे प्रकरण के अंदर माननीय जो न्यायालय है उससे मैंने गुहार लगाई है कि मेरा पक्ष जाना जाए, मेरा पक्ष सुनने के बाद में इस पूरे मामले के ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर जो हाईकोर्ट में जो सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सबसे पहले ये जो उस पूरे प्रकरण को लेकर तुरंत ये जो पूरे जेडी ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार आता है, जेडी ट्रिब्यूनल इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई करे और जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण के अंदर अपना फैसला सुनाए। जिसके बाद में जेडी ट्रिब्यूनल कोर्ट में यहाँ पर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आता है, उसके बाद में सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद में ये तय किया जाता है कि इस पूरे मामले के अंदर सबसे पहले तो जेडीए को नोटिस दिया जाए, जेडीए की ओर से ऑफिशियल यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो लॉयर है वो उपस्थित हो। साथ ही साथ में जब तक ये कल तक के लिए कार्रवाई टाली जाती है, इस दौरान जेडीए किसी भी प्रकार का जो गोपाल सारण का जो मकान है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले। इसको पूरे प्रकरण को स्टे दिया गया था। अब कुछ ही देर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुनवाई यहाँ पर शुरू होने वाली है। दोनों जो पक्षों की ओर से जो वकील यहाँ पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोशन, और ऐसे में सुनवाई जल्द हो ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ प्रदेश की नहीं पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि ये कोई आम लोग तो है नहीं, आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए। ऐसे में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा रोशन, अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। छात्राओं का कॉलेज गेट पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। भूख हड़ताल पर जो कॉलेज छात्राएं हैं वो बैठी हुई हैं। हड़ताली छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। शपथ ग्रहण की परमिशन न मिलने से ये सभी छात्राएं नाराज बताई जा रही हैं। अलाव ताप कर रात भर ये सभी छात्राएं धरने पर बैठी रहीं। छात्राओं ने खून से एक पत्र भी लिखा है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीड़ी निर्माता कारोबारी समूह पर लगातार छापेमार कार्रवाई जारी। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी 10 ठिकानों पर जो आयकर विभाग की टीम है वो पहुंची हुई है। लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। छापों में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। बड़ी काली कमाई का लगातार खुलासा होता चला जा रहा है। अभी तक 1 करोड़ 25 लाख की अघोषित नकदी मिली है और छापों में 1 करोड़ से ज्यादा की अघोषित ज्वेलरी भी मिली है। बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी में निवेश संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आयकर छापों में 17 से ज्यादा अघोषित लॉकर्स का भी खुलासा हुआ है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। प्रदेश की जेलों में मेस का बहिष्कार किया जा रहा है। जेल प्रहरियों ने मेस का बहिष्कार शुरू कर दिया है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर जो कर्मचारी हैं वो अब आंदोलन की राह पर हैं। जेल प्रहरियों ने अनिश्चितकालीन मेस बहिष्कार का फैसला किया है। राजस्थान कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सामूहिक मेस बहिष्कार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ड्यूटी करते हुए अनुशासन में रहकर ही मेस का बहिष्कार किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल होने वाले जेल प्रहरी भी भूख हड़ताल करेंगे। कई जेलों में प्रहरियों ने मेस बहिष्कार की शपथ ली है। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।